है एवरीवन। आप सुन रहे कहानी माफिया किंग, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 39। दोपहर का वक्त। काव्या को अब तक होश आ चुका था, लेकिन अपनी माँ की सच्चाई सामने आते ही वह अभी भी खामोश थी। यहाँ तक कि उसने मानो से भी यह कह दिया था कि अब तक खुद के साथ हुए गलत की जिम्मेदार भी वो सलोनी कोहली को मानती है। पिछले 11-12 सालों से वो हर एक रिश्ते और उनसे मिलने वाले प्यार को तरसती आ रही थी। अपनी माँ को खो देने के बाद जैसे वो बेसहारा एक अनाथ हो चुकी थी, क्योंकि बाप ने भले ही उसके लिए एक दूसरी माँ को ले आया था, जिसके साथ ही उसके पास एक भाई और एक बहन भी मिल चुकी थी, लेकिन उनसे भी उसे वो प्यार नहीं मिला था जिसकी वो हकदार थी। यहाँ तक कि उल्टा उसके भाई ने अपनी नज़रों के सामने उसकी इज्जत का तमाशा बनवाना चाहा। लेकिन काव्या की नज़रों में इस वक्त इन सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ यानी कि सलोनी कोहली थी। इस वजह से वो अब तक हुए उन सभी गलत चीज़ों का हिसाब अपनी माँ से लेना चाहती थी, जिसके लिए मानो भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन इसके बावजूद भी काव्या इस वक्त काफ़ी मायूस थी। कमरे के अंदर बेड पर लेटी वो किसी सोच में डूबी हुई थी कि तभी उस कमरे के गेट को नॉक करते हुए समीर ने कहा, काव्या। जिसे सुन काव्या अपनी सोच से बाहर आने के साथ ही एक नज़र दरवाजे की तरफ भी देखा था, लेकिन एक नज़र ही समीर को देखते हुए वापस से बिना कुछ कहे उसने अपनी नज़रों को फेर भी लिया था, जिसे देख समीर खुद ही अब तक उसकी तरफ बढ़ने के साथ साथ पास ही रखी एक चेयर पर बैठ गया था। कैसी हो? समीर ने आगे कहा, लेकिन काव्या खामोश थी, जिसे देख कुछ क्षण तक खुद भी शांत रहने के बाद समीर ने हल्की धीमी आवाज़ में कहा, आई एम रियली सॉरी काव्या। तुमने पहले ही मुझे सारी सच्चाई बताने की कोशिश की थी, लेकिन मैं ठहरा बेवकूफ़, जैसे मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ चुका था, जो इतने सालों से उस सामंत के लिए काम करने के बावजूद भी एक क्षण के लिए कभी उस पर शक नहीं कर पाया। बस किसी अंधभक्त की तरह उसकी हर बातों पर भरोसा करता चला गया, जिसका नतीजा इस वक्त मेरे सामने है। काश मैं पहले ही तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लेता तो शायद उस सामंत के साथ साथ मैं तुम्हारी माँ। इतना कहते हुए समीर अचानक से रुक गया था। तो ही काव्या, जिसकी नज़रें इस वक्त दूसरी तरफ थी, समीर का इतना कहना था कि उसने भी अपनी पलकों को आपस में कस लिया था, जिसे देख समीर भी आगे कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं रह पाया था। जैसे उसे एहसास हो चुका था कि उसके वो आखिरी शब्द इस वक्त काव्या को काफ़ी तकलीफ दे रहे होंगे, इसलिए वो चुप था। तभी उसकी नज़र कमरे के दरवाजे पर खड़े मानो सेठी पर गई, जो इस वक्त काफ़ी सख्ती के साथ लगभग उसे ही घूर रहा था। तो वही उसके पीछे खड़ा अगस्त्या भी इस वक्त उतना ही सीरियस नज़र आ रहा था, लेकिन उन्हें देखते ही समीर अपनी जगह से खड़े होने के साथ साथ उनकी तरफ बढ़ गया था। मानो सेठी, इस वक्त भी मैं एक रॉ का ही आदमी हूँ और रॉ के लिए ही काम भी करता हूँ, लेकिन आगे अगर कभी भी तुम्हें उस सामंत गोयल के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसके लिए हर वक्त तैयार रहूँगा। मानो के सामने ही खड़े होते हुए समीर ने कहा था, लेकिन मानो उसकी बातों के जवाब में अभी भी चुप था, जिसे देख समीर ने आगे कहा, फ़िलहाल मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि एक रॉ का एजेंट होने के खातिर मुझे ऐसे लापता रहना मतलब कि लोगों के शक की सुई मेरी तरफ घूमने के बराबर है। इसलिए मैं आज ही यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मेरी दोस्त का ख्याल रखना। अभी वो कहीं जाने की हालत में नहीं है, इसलिए उसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, लेकिन वो जैसे ही ठीक हो जाएगी मैं खुद उसे। एक रिक्वेस्ट मेरी भी तुमसे है कि दोबारा यहाँ से आने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम एक रॉक एजेंट हो और ऐसे में तुम्हारा यहाँ आना मतलब कि उनके शक की सुई तुम्हारे तरफ घूम जाना है, जो सीधा फांसी के फंदे तक भी जा सकता है। और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कोई रिस्क भी लेना चाहोगे, राइट? जहाँ समीर अभी अपनी बातों को ख़त्म कर पाता, उससे पहले ही उसकी बातों को काटते हुए अगस्त्या ने कहा, जहाँ इस वक्त उसके होठों पर हल्की मुस्कान भी थी। तो वही समीर अपनी आंखों को चौड़ी किए अवाक था। क्या हुआ?
कहाँ खो गए? मैंने कुछ गलत कहा क्या? तभी सामने आकर समीर की आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए अगस्त्या ने कहा, हाँ, नहीं, तुमने ठीक कहा, लेकिन तुम्हें काव्या की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर सेठी ब्रदर्स ने उससे बचाकर यहाँ पर लाए हैं तो आगे भी उसे सही सलामत ही रखेंगे। एक बार फिर से समीर की बातों को काटते हुए अगस्त्या ने कहा था, और उसके साथ ही एक तरफ होते हुए समीर को वहाँ से जाने का इशारा भी कर दिया था, जिसे देख समीर भी एक नज़र पीछे अभी भी अपनी पलकों को आपस में मूंदे बेड पर लेटी काव्या को देख वहाँ से बाहर निकल गया था, जहाँ इस बार फाइनली अपना मुंह खोलते हुए मानव ने काफ़ी सख्ती में कहा, इसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करवा दो। लेकिन मानव की बातों पर अगस्त्या के होठों पर हल्की मुस्कुराहट फैल चुकी थी। उफ, ये जेलसी। सेकंड ब्रदर, इनसिक्योर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड आई मीन फियांसे है, जिससे ये जल्दी शादी भी करने वाला है, अगस्त्या ने कहा। तो वही मानो एक नज़र उसे घूरते हुए कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ गया था। फिर भी इसके लिए इस घर का दरवाज़ा कभी नहीं खुलना चाहिए, जाते जाते मानव ने कहा, जिसे सुन पीछे खड़ा अगस्त्या लगभग चौंक गया था। तो उधर दूसरी तरफ एक ऊंची कुर्सी पर बैठा इकबाल अपनी पलकों को बंद किए किसी सोच में उलझा हुआ था। तभी उसके तरफ ही बढ़ते हुए सामंत गोयल ने कहा, अभी अभी तो तुम हॉस्पिटल से आए हो, अभी इतना स्ट्रेस लेने की बजाय थोड़ा रेस्ट क्यों नहीं कर लेते? उसके बाद आपके इन हरकतों को देखकर मैं रेस्ट करूं? हाँ। अपने हाथ में पकड़े गन को सामने खड़े सामंत गोयल के ऊपर से नीचे की तरफ घुमाते हुए इकबाल ने कहा, जिसे सुन सामंत गोयल अपनी जगह पर ही शांत खड़े रह गए थे। तभी इकबाल ने आगे कहा, इतने सालों से आप और आपकी धर्मपत्नी ही तो सब कुछ करती आ रही हैं, लेकिन नतीजा ये भी हम लोगों के सामने ही है। तभी इकबाल की नज़र सामंत गोयल के पीछे ही आ रही सलोनी कोहली और बाकियों पर चली गई थी, जो उसकी बातों को सुन सामंत गोयल की तरह ही अपनी जगह पर ही खड़े रह गए थे। उन्हें देख इकबाल के चेहरे पर अचानक से तिरछी हंसी फैल चुकी थी। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पीछे बस गीदड़ों की फौज खड़ी है, तभी तो आप पांचों मिलकर एक 18 साल के बच्चे को हरा नहीं पाए, उल्टा वही आप लोगों को एक साथ जमीन की धूल चटा दिया था, इकबाल ने कहा था। लेकिन वही बाकियों की नजरें नीचे झुक चुकी थी। तभी सामंत गोयल अपनी गर्दन को नाव में हिलाते हुए कुछ कहना चाहा था। मैं मानता हूँ कि कल सब हम हार गए थे, लेकिन अगली बार व्हाट्स अ जोक? मतलब आपको लगता है कि वो सेठी ब्रदर्स जो बिना तैयारी के ही आप लोगों पर भारी पड़ चुके थे, अब वो चुपचाप बैठकर तमाशा देखेंगे? मेरी मानिए तो अब आप सभी अपने छिपने का बंदोबस्त कर लीजिए, क्योंकि अगली बार आप लोगों को उन्हें मारने का मौका नहीं, बल्कि खुद को जिंदा बचाने का भी मौका नहीं मिलेगा। तभी सामंत गोयल की बातों काटते हुए इकबाल ने कहा, जहाँ उसकी बातों को सुन रेशमा ठाकरे के चेहरे पर भी एक तिरछी हंसी फैल चुकी थी। ये बड़ी बड़ी बातें हाँकने से पहले एक बार तुम खुद के ऊपर भी ध्यान दे लेते तो अच्छा होता, क्योंकि हार का मुंह सिर्फ हमने ही नहीं तुमने भी देखा है, बल्कि हम तो अभी भी अपने पैरों पर खड़े होने के लायक बचे हैं, लेकिन तुम तो सीधा कोमा से आ रहे हो। अपनी बातों के बीच में अचानक से रेशमा ठाकरे घुटने पर बैठते हुए चीख उठी थी। जांघों से खून का फवारा फूट पड़ा था, जिसकी वजह से वो एक अनचाहे दर्द से भी छटपटा उठी थी, जिसे ऐसे देख वह मौजूद सभी काफ़ी बुरी तरह से चौंक उठे थे। लेकिन कोई कुछ कहता उससे पहले ही इकबाल ने अपने हाथ में पकड़े गन पर एक फूंक मारते हुए कहा, और किसी को यहाँ कुछ कहना है? लेकिन उसकी बातें साथ ही रेशमा ठाकरे के ऊपर इतनी बेरहमी से गोली चलाते देख उसके दोनों देवर बस उसे खड़ा करते हुए वहाँ से चले गए थे। वही पीछे रह गई सलोनी कोहली और सामंत गोयल, जो थोड़ी चिंतित नजर आ रहे थे। लेकिन सलोनी कोहली भी गुस्से में चीखते हुए कहा, ये क्या तरीका था इकबाल? अपने आदमियों को ऐसे कोई जख्मी करता है भला? अपने आदमी? ये तीनों धोखेबाज
जो अपनों का सगा नहीं हुए, अपने बाप तक को नहीं छोड़ा, वो आप दोनों का सगा क्या ही होंगे। और वैसे भी ये तीनों बस किसी काम के भी नहीं रहे हैं। जब उस कुर्सी पर अपना अधिकार नहीं जमा पाए, फिर ये आगे भी क्या ही कर लेंगे। ये तीनों बस हमारी मुश्किलों को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इनका चैप्टर जल्दी क्लोज कर देना चाहिए, इकबाल ने कहा था। लेकिन उसकी बातों को सुन सामंत गोयल चौंक से गए थे। व्हाट, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? जिस पर पीछे खड़ी सलोनी कोहली ने कहा, मुझे लगता है कि इकबाल का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तीनों निकम्मे, इनसे कोई ढंग का काम तो होता नहीं है। उल्टा इनकी वजह से हमारी मुश्किलें ही बढ़ती हैं। सलोनी, ये तुम। तभी सामंत गोयल ने कुछ कहना चाहा था, लेकिन उनकी बातों को सुन एक बार फिर से सलोनी कोहली ने कहा, तुम खुद ही देख लो, नतीजा हम सबके सामने है। कल की शाम सिर्फ हम दोनों ही उस अगस्त्या या उस नकाबपोश को जख्मी कर पाए थे। बाकी ये तीनों हमारे काम में साथ देने की वजह और रुकावट ही पैदा कर रहे थे। और वैसे भी इन्हें मारने का प्लान तो हमारा काफ़ी पहले से ही था। हमें बस इनसे वो माफिया किंग की कुर्सी चाहिए थी और बदले में हम इन्हें ऊपर भेजने वाले थे। लेकिन ये तीनों अपना काम पूरा करने में चूक गए हैं। हम नहीं, हमारा प्लान अभी भी वही रहेगा, सलोनी कोहली ने कहा। जहाँ उसकी बातों को सुन इकबाल के चेहरे पर भी एक तिरछी मुस्कान थी, तो वही सामंत गोयल थोड़े चिंतित नजर आ रहे थे। लेकिन अगले ही पल अचानक से कुछ सोचते हुए इकबाल के चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। एक हाथ से अपने माथे को दबाते हुए जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश करने लगा था। वही उसे ऐसे देख हल्के घबराहट में एक नज़र पास से खड़ी सलोनी कोहली की तरफ देखते हुए सामंत गोयल इकबाल की तरफ ही बढ़ गए थे। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, इकबाल ने कहा। लेकिन सामंत गोयल के चेहरे पर उभरे चिंता की लकीरें अभी भी बरकरार थी। फिर तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? उस दिन जब मैं पटाया में मानव सेठी से मिला था, उस वक्त उसके साथ एक लड़की भी थी। मतलब उस लड़की की वजह से ही वो मानव सेठी मेरे ठिकाने तक खींचा चलाया था। जैसे वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि उस मानव सेठी की सबसे बड़ी कमजोरी हो। अभी भी अपने माथे पर अपनी उंगलियों को रगड़ते हुए इकबाल ने कहा। जहाँ उसकी बातों को सुन सलोनी कोहली और सामंत गोयल दोनों चौंक से गए थे। ये तुम क्या कह रहे हो? एक लड़की की वजह से मानव सेठी? अगर ऐसा है तो हम इस बार मानव सेठी को काफ़ी आसानी से काबू में कर सकते हैं। इतना कहते हुए सलोनी कोहली के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान फैल चुकी थी, तो वही सामंत गोयल भी उसकी सहमति में अपने सिर को हिलाते हुए कहा, इकबाल, वो लड़की कौन थी? क्या तुम पहले भी उससे मिल चुके हो? मेरा मतलब कि उस मानव सेठी के आसपास पहले भी कभी उस लड़की को देख चुके हो? शायद नहीं, क्योंकि उस दिन भी मैं उससे पहली बार ही मिला था। जबकि उस दिन तो मैं मानव सेठी के पीछे उसे ढूंढने गया था, लेकिन वो बीच में आ गई। और जब मैंने उस पर वार किया था तब उसके मुंह से मानव सेठी का नाम निकला था। ऐसा ही कुछ हुआ था शायद। अभी भी अपने माथे पर अपनी उंगलियों से हल्का दबाते हुए इकबाल ने कहा, जैसे महीनों पहले पटाया में हुए उस घटना को याद करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन उसकी बातों के अंत में शायद सुनकर एक बार फिर से वो दोनों चौंक गए थे। शायद? इकबाल, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि मुझे उस दिन हुई वो सारी घटना के साथ साथ उस लड़की का चेहरा ठीक से याद नहीं आ रहा, इकबाल ने आगे कहा। लेकिन इस बार उसकी बातों को सुनते ही सलोनी कोहली के चेहरे की मुस्कान लगभग गायब हो चुकी थी। तो उधर दूसरी तरफ बेड पर लेटी हुई काव्या के चेहरे पर अभी भी एक मायूसी, एक सूनापन पसरा हुआ था। साथ ही किसी सोच में गुम होने की वजह से उसकी आंखों के कोरों पर एक नमी सी ठहराई थी। तभी कमरे के अंदर एक नर्स ने उसके सामने जूस का ग्लास रखते हुए कहा, मैम, आपकी दवाइयों का वक्त हो चुका है, लेकिन पहले आप इस जूस को पी लीजिए। जिसकी बातों के खत्म होने के साथ ही काव्या भी अपनी सोच से वापस होश में आ चुकी थी। लेकिन सामने ही रखे उस जूस के ग्लास को देखते ही उसके चेहरे पर तिरछी हंसी भी फैल गई थी, जिसे देख वो नर्स थोड़ी कंफ्यूज थी। तभी उसके सामने ही कुछ मेडिसिन को रखते उसने आगे कहा, क्या हुआ मैम, आप अचानक से ऐसे?
मुझे इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, काव्या ने कहा। जिसकी बातों को सुन उस नर्स के चेहरे पर अब तक हल्के घबराहट के भाव साफ उभर आए थे। मैम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपका जख्म काफ़ी गहरा है, जिसे भरने के लिए आपको वक्त पर दवाइयाँ लेना बेहद ज़रूरी है। जहाँ उस नर्स का इतना कहना था कि एक बार फिर से काव्या के चेहरे पर एक तिरछी हंसी फैल चुकी थी, लेकिन इस बार उस हंसी में एक दर्द भी साफ नजर आ रहा था। जिसके साथ ही उसने आगे कहा, इन दवाइयों से सिर्फ बाहरी जख्म भर सकते हैं, लेकिन उस जख्म का क्या जो मेरे दिल पर लगे हैं, मेरे विश्वास, मेरे भरोसे पर वार किया है, मेरे जज्बातों को घायल किया है। क्या उस घाव को भरने के लिए भी आपके पास कोई दवा है? काव्या का इतना कहना था कि सामने खड़ी वो नर्स भी सकपका सी गई थी, जैसे वो समझ न पा रही हो कि अब उसे काव्या की बातों को क्या जवाब देना चाहिए। तभी कमरे के अंदर आते हुए मानो सेठी के कदमों की आहट को सुन सामने खड़ी उस नर्स को जैसे राहत मिल चुकी थी। जहाँ अगले ही पल वो तुरंत मानो की तरफ मुड़ते हुए कुछ कहना भी चाहा था कि उससे पहले ही मानो इशारों में ही उसे बाहर जाने का इशारा कर दिया था। जिसे देख वह नर्स भी बिना वक्त गंवाए तुरंत उस कमरे से बाहर निकल गई थी और मानो वहाँ से आगे बढ़ते हुए काव्या के करीब जाकर बैठ गया था। लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले ही काव्या ने थोड़ी सख्ती में कहा था, मानो अगर तुम्हें लगता है कि इस वक्त मैं तुम्हारे किसी भी बातों से नॉर्मल हो जाऊंगी या मेरा दर्द कम हो जाएगा, तो फिर तुम गलत हो। क्योंकि जब तक मैं अपनी माँ, इतना कहते हुए अचानक से काव्या खुद ही रुक भी गई थी, क्योंकि शायद जल्दबाजी में वो सलोनी कोहली को अपनी माँ कहने वाली थी। लेकिन बीते दिनों में उसके साथ जो भी घटा था उसकी वजह से शायद अब वो कल सलोनी कोहली को माँ कहने में एक हिचक सा महसूस कर रही थी। इस वजह से अगले ही पल अपनी बातों को सुधारते हुए उसने आगे कहा, जब तक मैं उस सलोनी कोहली से उन सभी बातों का हिसाब, उन सभी बातों का जवाब नहीं जान लेती, ये नहीं जान लेती कि उसने अपनी ही बेटी के साथ ऐसा क्यों किया था, उसे एक नरक में झोंक कर खुद गायब हो गई। और अगर ऐसा ही था, अपनी बेटी से कोई मोह नहीं था, तो उसे पैदा ही क्यों किया? मानो जब तक मुझे मेरे इन सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, तब तक ना मुझे चैन आएगा और ना ही मेरे जख्म भर सकते हैं। काव्या, एक सच और है, मुझे लगता है कि जिसे भी तुम्हें अब जान लेना चाहिए। जहाँ काव्या ने अपनी बातों को खत्म किया ही था कि उस कमरे के अंदर आते हुए अगस्त्या ने कहा, और साथ ही अपने हाथ में पकड़े एक फाइल को मानो की तरफ पकड़ाते हुए उसने आगे कहा, तुम अपनी माँ की इकलौती बेटी नहीं हो, तुम्हारे दो भाई भी हैं। बस फर्क इतना है कि तुम्हारे दोनों भाइयों के बाप अलग हैं। अगस्त्या का इतना कहना था कि काव्या की आंखें चौंकते हुए बड़ी हो चुकी थी। जहाँ उन नज़रों से ही उसने मानो की तरफ देखा, जो अपनी पलकों को झुकाते हुए अगस्त्या की बातों पर अपनी सहमति जता रहा था। जिसे देख काव्या ने इस पर हैरानी के साथ साथ अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहा, लेकिन लेकिन ये कैसे पॉसिबल? मेरा मतलब कि क्या वो दोनों भाई मुझसे छोटे, नहीं, वो दोनों तुमसे बड़े हैं और उनमें से अब तक एक तो नर्क की सैर पर भी निकल चुका है, और ऐसा करने के पीछे खुद सेकंड ब्रदर का ही हाथ है। काव्या की बातों को बीच में काटते हुए अगस्त्या ने कहा, जिसे सुन काव्या एक बार फिर से मानो को देखते हुए काफ़ी हैरान थी। तभी मानो उसके बगल में उस फाइल को रखते हुए इस बार खुद कहा था, इस फाइल में उन सभी की पूरी डिटेल है। जब तुम्हारी मर्जी हो तुम इसे पढ़ सकती हो, और मुझे पूरा यकीन है इस फाइल को पढ़ने के बाद तुम खुद जल्दी ठीक भी होना चाहोगी, क्योंकि अभी हमें एक बड़ी जंग को जीतना है और ऐसा तुम खुद चाहोगी। इतना कहते हुए मानो अपनी जगह पर वापस से खड़ा होते हुए अगस्त्या की तरफ बढ़ गया था। वो सब कहाँ छिपे हैं? एनी अपडेट? मानो ने कहा, जिसके जवाब में अगस्त्या भी अपनी गर्दन को ना में हिलाते हुए कहा, रेशमा ठाकरे और उसके उन दो गीदड़ देवरों के साथ साथ खुद सामंत गोयल का भी कुछ पता नहीं चल रहा, और उसका वो ताज़ा ताज़ा कोमा से आया बेटा वो भी नहीं। लेकिन सेकंड ब्रदर, मुझे पूरा यकीन है कि वो सन की इकबाल चुप बैठने वालों में से भी नहीं है,
जरूर वो हमारे अगेंस्ट कोई प्लान कर रहा होगा। जिसमें मानो कुछ कहता उससे पहले ही अगस्त्या एक नज़र मानो के पीछे बेड पर बैठी काव्या को देखते हुए तुरंत आगे कहा, जहाँ इस वक्त काव्या भी उनकी तरफ ही देखते हुए उनकी ही बातों को सुन रही थी। और जब तक काव्या ठीक नहीं हो जाती, मुझे नहीं लगता कि अभी हमें उनके अगेंस्ट कोई स्टेप लेना चाहिए। जहाँ इस पर मानो अगस्त्या की बातों का बिना कोई जवाब दिए तुरंत उस कमरे से बाहर निकल गया था। तो वही अगस्त्या भी एक नज़र सामने बैठी काव्या को देखते हुए वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि तभी उसके बढ़ते कदम को रोकते हुए काव्या ने कहा, अगस्त्या। जहाँ उसका इतना कहना था कि अगस्त्या काफ़ी हैरानी में उसकी तरफ देखते हुए नजर आने लगा था, जिसे देख काव्या भी थोड़ी सोच में पड़ गई थी। व्हाट? हे चालबाज औरत, खंजर पेट में घुसा था, लेकिन लगता है कि असर दिमाग पर किया है, क्योंकि आज इतने दिनों के बाद तुमने पहली बार मुझे मेरे नाम से पुकारा है। बट आई लाइक इट। एक हल्के ठहाके के साथ अगस्त्या अपनी बातों को ख़त्म करते हुए काव्या की तरफ ही बढ़ गया था, लेकिन उसकी बातों को सुनते हुए काव्या के भाव में आपस में सिकुड़ चुकी थी। तभी वह भी लगभग उसे घूरते हुए बोली, तुमने भी तो मुझे मेरे नाम से पुकारा है। एनीवेज, क्या तुम मुझे इस फाइल के अंदर की सारी डिटेल बता सकते हो? आई मीन उस सलोनी कोहली की हिस्ट्री, ज्योग्राफी से लेकर उसके उन बच्चों के बारे में। काव्या का इतना कहना था कि अगस्त्या कुछ क्षण तक एकटक काव्या को ही देखते हुए उसके बेड पर ही बैठ गया था। वेल, मेरे पास इतने फालतू के भी वक्त नहीं है, लेकिन अब जब तुम इतना रिक्वेस्ट कर ही रही हो तो तुम्हें सब बता ही देता हूँ। एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए अगस्त्या ने आगे कहा था, जहाँ उसकी बातों को सुन काव्या एक बार फिर से उसे घूरते हुए ही नजर आने लगी थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।